जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मौसम बिगड़ने वाला है और कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं। लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है, हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। जिसने अपमान किया, ये जो कोई भी है, जो मूवी बनाया है, जो हीरो है या हीरोइन है, अगर इस प्रकार से इसने बेशर्म कहा है भगवा के रंग को, तो उनको सावधान करती हूँ, उनको इसका सामना करना पड़ेगा। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि इनके पेट पर लात मारो, इनके धंधों को उजाड़ दो और इनका कभी भी कोई फिल्म मत देखिए, क्योंकि ऐसे लोग फिल्म बना करके पलते यहीं हैं, खाते यहीं का, सोते यहीं हैं और यहीं का अपमान करते हैं, हमारे सनातन का अपमान करते हैं। अब ये लोग बच नहीं पाएंगे, इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं और कभी भी इनकी कोई पिक्चर ना देखें। जैसे ही इनके पेट पर लात पड़ेगी ये यहाँ से भाग जाएंगे और कभी मुंह दिखाएंगे नहीं। हमेशा शाहरुख हमेशा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव ढंग से चलता है। और ये उस परिवार से आता है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, राष्ट्रभक्त परिवार था, उस परिवार से है। तो शाहरुख खान जो है ना, जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे राजनीतिक दल सिवाय अपने परिवार को बनाने के बजाय, सिवाय अपने परिवार के साथ और पैसा कमाने के लिए, कमीशन करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। वहीं मोदी जी के नेतृत्व में नीचे तक बुमई साहब से लेकर के सब लोग दिन रात काम करते हुए जनता की सेवा में लगे हैं और जनता की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए लगे। जहां तक विकास की बात है, उससे ये कोसों दूर है। विकास नाम की चीज ये जानते नहीं है। ये सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि कैसे हम सत्ता में बैठे और कैसे हम उसका उपयोग करते हुए अपना काम चलाएं और अपने कमीशन कमाएं। भारत में इस वक्त चीन से ज्यादा संजीदा मुद्दा शाहरुख खान की फिल्म पठान का है। पहले धर्म खतरे में था, अब रंग भी खतरे में है। वही तमाशेबाजी का आलम यह है कि जो सरकार अपने ही मुल्क के दो स्टेट्स कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरहद का झगड़ा सुलझा नहीं पा रही है, वो प्रोपागंडा रूस यूक्रेन का राजीनामा करवाने का कर रही है। अगर कोई ग्लोबल बेवकूफी इंडेक्स हो तो भारत वहां टॉप पर होगा और ये बात एक खास सियासी दल के लोग बखूबी जानते हैं। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में फाइनेंशियल तौर से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए घरों का इनॉग्रेशन करते हुए कहा था कि सरकार ने मुल्क की कैपिटल के इलाकों के डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन पब्लिसिटी के लिए विज्ञापनों का सहारा नहीं लिया। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि विज्ञापनों में मेरी भी फोटो चमक सकती थी, लेकिन हमारी सरकार लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने में यकीन ज्यादा रखती है। खैर, अब हकीकत जान लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के एक महीने बाद भारत सरकार ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2014 से 7 दिसंबर 2022 के बीच 6,491 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च करे गए हैं। तो आपको बता दूं कि सांसद एम सेल्वराज ने 13 दिसंबर को लोकसभा में 2014 से लेकर अब तक विज्ञापनों पर हुए खर्च की जानकारी मांगी थी,
जिसका जवाब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने दिया है। जवाब के मुताबिक सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने 8 साल 10 महीने में विज्ञापनों पर तकरीबन 6,491 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। इनमें से प्रिंट मीडिया पर 3,230 करोड़ रुपए, वहीं टेलीविजन पर 3,260.79 करोड़ रुपए खर्च करे गए हैं। मोदी सरकार के मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की तरफ से मुहैया कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि मोदी सरकार ने हर महीने तकरीबन 62 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट्स पर खर्च करे हैं। इस तरह से हर रोज एडवर्टाइजमेंट पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस हकीकत के बाद पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली दूसरी हकीकत पर आती हूं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में बढ़ती महंगाई में कॉरपोरेट्स के मुनाफे का हिस्सा बढ़कर अब 54% हो चुका है। यानी सरकारी मेहरबानी से अगर 100 रुपए की चीज की कीमत 10 रुपए बढ़ जाए तो करीब 5 रुपए कॉरपोरेट की जेब में जाएगा। 1979 से 2019 तक कीमत में बढ़ोतरी का सिर्फ 11% कॉरपोरेट्स की जेब में जाता रहा था, बाकी सरकार के खजाने में। अब बात अगर भारत की करें तो भारत में कॉरपोरेट्स का हिस्सा 60% से ऊपर है। इसीलिए सरकार महंगाई पर कुछ नहीं बोलती है। मुल्क में सत्ता की पनाह में कॉरपोरेट्स की ऑर्गेनाइज्ड लूट कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अपने मोहरे या पिट्ठू को टॉप सीट पर बैठाकर अपनी तिजोरी भरते रहेंगे। आम पब्लिक सोचती है कि मुल्क की भलाई के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये नासमझ इस देश के 1% की तिजोरी भर रहे हैं। तो अगली बार जब भी कोई कहे कि कुकिंग गैस का सिलेंडर 3,000 रुपए का हो गया या तेल 500 रुपए लीटर भी हो तो हमें दिक्कत नहीं है, तो उनसे पूछिएगा क्या वो मुल्क के बजाय कॉरपोरेट्स के लिए कमा रहे हैं? मुल्क की आवाम से लूटी जा रही इस कमाई का एक हिस्सा बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करने का फंड है, जो चंदे के तौर पर पार्टी को दिया जाता है। बात चंदे की हो रही है तो आपको एक और हकीकत से रूबरू करवा दूं। दरअसल इस तरह का चंदा खाने के चलते बीजेपी का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल होने वाला था। दोस्तों, पहले चंदे से जुड़े रूल्स और रेगुलेशंस को थोड़ा समझ लें। फॉरेन कंट्रीज से चंदा लेना किसी एनजीओ, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए पूरी तरह वैलिड है। इसके लिए एफसीआर कानून है। इसके तहत सरकार के बताए खाते में सरकार से जायज मकसद बताकर और सरकार से इजाजत लेने के बाद पैसा मुल्क में आना चाहिए। साथ ही खर्च का हिसाब सरकार के पास जमा होना चाहिए। मतलब आप रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से विदेश से चंदा लें तो ये पूरी तरह लीगल है, लेकिन रूल्स फॉलो करने में थोड़ी सी भी चूक हुई तो लंबे नप सकते हैं। दोस्तों, ये कानून काफी सख्त है। मसलन आपका कोई रिश्तेदार भी अगर आपको $50 चंदा दे तो वो भी विदेशी डोनेशन ही है, लेकिन किसी सियासी पार्टी के लिए विदेशी चंदा लेना पूरी तरह इल्लीगल था, पर अब नहीं है। इसका क्रेडिट भी उसी खास सियासी दल को ही जाता है। दरअसल बीजेपी ने विदेश से डायरेक्ट मोटा चंदा लिया था। 700 से 800 करोड़ पैसा देने वाले अनिल अग्रवाल थे, वेदांता कंपनी वाले। उस वक्त अनिल अग्रवाल ने बाल्को कंपनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से महज 300 करोड़ रुपए में खरीदी थी। लोग कहते हैं कि उनके गोदाम में माल ही 1000 करोड़ का स्टॉक में था। खैर, कोई बेवकूफी ट्रेजरर था उस वक्त बीजेपी का, जिसने चंदा डायरेक्ट पार्टी अकाउंट में क्रेडिट कर लिया। एक बार में नहीं, 3 साल तक थोड़ा थोड़ा। चंदे की रिपोर्ट देनी पड़ती है, तो रिपोर्ट भी दी गई। विदेशी चंदे का मामला खुला तो केस हो गया और लोअर कोर्ट में गलती साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन को कायदे से बीजेपी का रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहिए था, लेकिन पार्टी अपील करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 1-2 साल इसी में टल गए। इतने में सरकार बदल गई। नई सरकार ने कानून बनाया कि पॉलिटिक्स के लिए विदेशी चंदा लेना वैलिड है, और अहम बात यह है कि इस रूल को लागू किया गया 10 साल पीछे से। यानी इनका जो मामला था कोर्ट में खुद ही खत्म हो गया। आज ये लोग शोर मचा रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया किसी कांग्रेसी एनजीओ ने चंदा लिया है, जबकि हकीकत यह है कि आज की डेट में ओवरसीज से सबसे ज्यादा विदेशी चंदा
बीजेपी से जुड़ी एनजीओस को ही मिलता है। इसे ही कहते हैं बेशरम रंग। खैर दोस्तों, कारोबारियों और उनसे मिलने वाले चंदे की बात हो रही है तो एक और खबर जान लें। दरअसल भारत सरकार ने कहा है कि गैम्बिया में जिन 4 ब्रांड्स के कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की मौत हुई थी, उन्हें भारत में टेस्टिंग के दौरान पूरी तरह से सेफ पाया गया है। डब्ल्यूएचओ ने अक्टूबर में कहा था कि मेड इन फार्मास्यूटिकल की ओर से बनाए गए 4 ब्रांड्स के कफ सिरप का 66 बच्चों की मौत से कनेक्शन हो सकता है। लेकिन भारतीय ड्रग कंट्रोलर ने एक लेटर में कहा है कि डब्ल्यूएचओ ने इस बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया है। तो आपको बता दूं कि भारत अफ्रीका में जेनेरिक दवाओं की सप्लाई करने वाला बड़ा सप्लायर है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर वीजी सुमानी ने 13 दिसंबर को डब्ल्यूएचओ में रूल्स और रेगुलेशन से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालने वाले रोजेरियो गॉस्पर को इस बारे में लेटर लिखा है। भारत के हेल्थ डिपार्टमेंट ने यह लेटर पत्रकारों के साथ साझा भी किया है। तो आपको बता दूं कि डब्ल्यूएचओ ने बताया था कि उसने इस सिरप के सैंपलों की जांच करी थी, जिसमें उसने डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अनएक्सेप्टेबल क्वांटिटी पाई है। डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल इंसानों के लिए जहरीले पदार्थ हैं, जिनका इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। खैर, बायकॉट पठान का तमाशा फिलहाल सभी मुद्दों पर अभी भारी ही चल रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।